तो प्यारे दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि डिफरेंट तरीके के जो हमारे पास रेडिएशंस होती हैं, उन्हीं रेडिएशंस में से एक रेडिएशन की डिस्कवरी हुई है 8 नवंबर 1895 को। हुआ क्या प्यारे बच्चों, जब हमने देखा, हमने क्या उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने देखा कि जो कैथोड होता, कैथोड समझते हैं, जो बैटरी से नेगेटिव एंड जुड़ा होता है, राइट। जब इसको हम यहाँ से हाई वोल्टेज देते हैं 20 केबी से 100 किलोवाट के आसपास, तो यहाँ से क्या होती हैं, निकलती हैं क्या, हाई एक्सिलरेटिंग हाई वेलोसिटी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलती हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स निकलती हैं और इसके सामने आपने कोई मेटल का टारगेट रखा होता है, किसका टारगेट बेटा, मेटल का टारगेट। तो इस मेटल के टारगेट से जब ये टकराती है ना, तो टकराने के बाद इनविजिबल एक इनविजिबल रेज उत्पन्न करती हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती हैं, बहुत ही ज्यादा पेंट्रेटिंग होती हैं, राइट। और ये इतनी पेंट्रेटिंग होती है कि हमारे टिश्यूज को भी क्या कर सकती हैं, पेंट्रेट कर सकती हैं, हालांकि बोन्स को पेंट्रेट नहीं कर सकती। आजकल भी जिस चीजों के बारे में हमें नहीं पता होता है, उसका नाम आप क्या रख देते हैं, XYZ। अरे बोलो। तो उस टाइम जो साइंटिस्ट थे, विलियम रोंटजन, उन्होंने उस रे का नाम क्या रखा, एक्सरे रखा। क्या रखा बेटा, एक्सरे रखा। ये जो मेटल टारगेट है, इसको पॉजिटिव पोल दिया गया, एनोड बनाया गया, और यहाँ से कैथोड से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन टकराएगा, कैथोड रे टकराएगी, तो एक्सरे क्रिएट होगा। एक्सरे जो होती है बच्चों, कब मिलती हैं, जब भी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक होता है मेटल टारगेट पे। अब सबसे खास बात क्या होता है, ये जो एक्सरे आपको मिल रही हैं बच्चों, ठीक है, एक्सरे, इनका वेवलेंथ बहुत कम होता है, लगभग 0.5 से लेकर के, ठीक है, 0.5 से लेकर के 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, कह सकते हैं आप। मतलब बहुत लो रेंजेज होती हैं इनकी, है ना, बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, राइट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर कोई एक्सरे बहुत तेजी से पेंट्रेट कर रही हो, मतलब अगर हाई एनर्जी के फोटॉन इस पे लगे, तो उससे हाई पेंट्रेटिंग एक्सरे मिलेगी, उसको हम बोलेंगे क्या, हार्ड एक्सरे। अगर एक्सरे की पेंट्रेटिंग पावर कम है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, सॉफ्ट एक्सरे, राइट। और जो मिनिमम वेवलेंथ होती है किसी एक्सरे की, वो लेमडा मिनिमम क्या होती है, HC/EV। एच क्या होता है बेटा, प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या होता है, लाइट ऑफ स्पीड, और ईवी आप जानते ही हैं, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बी जो हमने यहाँ से पोटेंशियल दिया हुआ है। अभी चीजें मैं क्यों आपको पढ़ाने वाला हूँ, मतलब आपको लगभग मैं ले चल रहा हूँ कहाँ, 8 नवंबर 1895 में, जिसके लिए बाद में पहला नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का। किसका, फिजिक्स का। किसको मिला है बेटा, रोंटजन को। किसको मिला है, रोंटजन को मिलता है फर्स्ट नोबेल प्राइज, राइट। तो रोंटजन किरण भी इनको कहते हैं, इनका नाम क्या है बेटा, कई बार लोग प्यार से क्या कहते हैं, रोंटजन रे भी कहते हैं। फर्स्ट नोबेल प्राइज इनको मिला किसका, फिजिक्स का। ओके, इतनी बातें। एक्सरे का एप्लीकेशन क्या है, एक तो एक्सआरडी पैटर्न पढ़ने में इसका यूज करते हैं हम लोग, एक्सआरडी पैटर्न में, राइट। दूसरा क्या होता है, मेडिकल में आप जब हमारा कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता तो एक्सरे कराते हैं, ठीक है, क्रिस्टलोग्राफी, है ना। उसके बाद मटेरियल की एनालिसिस में भी हम इसका यूज करते हैं बच्चों। तो चलिए, इसमें सबसे ज़्यादा स्टडी किया क्रिस्टलोग्राफी में एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है ब्रैग, ठीक है। ब्रैग को नोबेल प्राइज मिला है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, बाप और बेटे दोनों ने काम किया है। तो ब्रैग को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसको बेटा, ब्रैग को। ब्रैग ने क्या कहा है, देखो बच्चों, एक टर्म होता है डिफ्रैक्शन, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है, बहुत बार सुना होगा फिजिक्स में। डिफ्रैक्शन को हिंदी में विवर्तन कहते हैं, है ना, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की शर्त क्या होती है, जब भी कोई रे चलेगी बच्चों, क्या चलेगी, कोई भी रेज चलेगी, मान लीजिए कोई रे है हमारे पास, यहाँ से कोई रे चल रही है, ध्यान से एक एक बात सुनिएगा बच्चों, है ना।
ये रे चल रही है कोई? हेलो, ये कोई रे चल रही बेटा। तो ये डिफ्रेक्ट करेगी नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगा जिससे टकराएगी। डिफ्रेक्शन का डेफिनेशन ये है कि जब किसी ऑब्स्टेकल या रुकावट से कोई रे टकराती है तो उस पर्टिकुलर रुकावट का एक इमेज जनरेट करती है वो, यानी एक शैडो बना लेती है या उससे मुड़ जाती है टकरा करके। उसकी इस बेंडिंग को ही हम लोग डिफ्रेक्शन कहते हैं फिजिक्स की भाषा में, और हम केमिस्ट्री में उसका यूज करने वाले हैं। तो मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर कोई क्या है, एक इस तरीके का कोई मटेरियल है, ऐसा है ना, ऐसा कोई मटेरियल है, इससे टकराएगी तो कंडीशन क्या है, विवर्तन तभी होगा जब इसका जो वेवलेंथ हो, क्या इसका वेवलेंथ, इसका जो लेमडा हो, और साइज क्या हो इसकी, इसकी जो जो भी मटेरियल इसके सामने रखा जाए, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, ठीक है, लगभग क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या थी कि जो एक्सरे था बेटा, अगर ये मान लीजिए एक्सरे है, ठीक है, एक्सरे है, तो एक्सरे का जो वेवलेंथ है बहुत कम है। एक्सरे का जो लेमडा होता है, मैंने कहा 0.5 एंगस्ट्राम से लेकर के 10 एंगस्ट्राम के बीच में होता, बहुत छोटा है। तो इतना छोटा कोई चीज आपको चाहिए, अगर इससे आ, बड़ा है, बहुत बड़ा कोई आपके पास सिस्टम है, ठीक है, तो वो इसको डिफ्रेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो लोग इस टेंशन में थे कि क्या लेके आए। तो ऐसा देखा गया दोस्तों, क्या देखा गया, ध्यान से देखो, कि जो आपके पास क्रिस्टल्स होते हैं ना, क्या बेटा, क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के जो प्लेन होते हैं, मान लीजिए ये प्लेन है, फिर दूसरा प्लेन है, फिर तीसरा प्लेन है, ये सारे हैं, इन प्लेन के बीच की जो दूरी है उसका नाम दिया गया इंटरप्लेनर डिस्टेंस। क्या नाम दिया गया बेटा, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। मान लीजिए दूरी पूरी है हमारी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी, और जो डी होती ये भी लगभग कुछ एंगस्ट्राम के बीच में होती, ठीक है, अप्रोक्स 1 एंगस्ट्राम में ही होती, मान लीजिए कि 1 एंगस्ट्राम के आसपास। तो अब ये मैच कर गया ना, जो भी क्रिस्टल्स होती है उनके बीच में जो लेयर होती है, एक फेस से दूसरे फेस, जो बहुत डिफरेंट तरीके के प्लेन्स हैं, उन दो प्लेन के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो ये ब्रेग ने अंदाजा लगाया कि अगर मैं एक्सरे का क्या जानना चाहता हूँ, डिफ्रैक्शन पैटर्न निकालना चाहता हूँ, डिफ्रैक्शन स्टडी करना चाहता हूँ, तो हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो 0.1 एंगस्ट्राम का हो या 0.5 एंगस्ट्राम का हो, 10 एंगस्ट्राम का हो। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज क्या है, किसी क्रिस्टल को उसके सामने रख दिया जाए। अरे बोलो भाई, समझ में आया बच्चों? तो अब यहां देखो, दो तीन चीजें मैं बता रहा हूं, एक तो डिफ्रैक्शन के लिए भी और दूसरा विजिबिलिटी के लिए। विजिबिलिटी के लिए भी यही शर्त है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, जिस ऑब्जेक्ट को आप देखना चाह रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की एक मिनिमम साइज होनी चाहिए। वो साइज जनरली जिस वेवलेंथ को आप उसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है, जिस वेवलेंथ को आप उसके ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं उसके अप्रोक्सीमेटली हाफ या डबल के आसपास होना चाहिए, ये कंडीशन है। अगर ये साइज बहुत छोटी हो गई ना तो आपकी आंखों को दिखेगी नहीं, इनाते आसपास के जो बहुत छोटे छोटे कीड़े हैं वो आपको नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों से जो रे रिफ्लेक्ट होती है वो टकराती ही नहीं, डिफ्रेक्ट ही नहीं हो पाती। यही डिफ्रेक्शन का भी कंडीशन है कि कोई भी रे डिफ्रेक्ट होने की कंडीशन क्या है, कि रे का जो वेवलेंथ है और जिस पार्टिकल से टकरा रही है, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से वो टकरा रही, डिफ्रेक्ट हो रही है, उसकी साइज और इसके वेवलेंथ दोनों में सिमिलरिटी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आया? एक्सरे का वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में था, और एंगस्ट्रॉम में वैसे कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास था नहीं, इस नाते हमने क्या करा, किसको चूज करा, क्रिस्टल्स प्लेन को। ध्यान से देखिएगा, अब हम क्रिस्टल प्लेन बनाने जा रहे हैं बेटा, इसको ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में एक एक चीज आ जाएगी। ये मान लीजिए क्रिस्टल की पहली प्लेन है बेटा, क्या है, ये फर्स्ट प्लेन किसी क्रिस्टल की है, दिख रहा है सबको? हेलो, इसी के जस्ट नीचे दूसरी प्लेन है, और मैं प्लेन एक जैसी है सारी,
ये दूसरी प्लेन है, बिल्कुल सेम स्पेस है प्लेन के बीच में, ये दूसरी प्लेन है इसके जस्ट नीचे। और ये जो आपको दिख रहे हैं पार्टिकल्स हैं, क्या बेटा? पार्टिकल है। इसी के जस्ट नीचे क्या है? तीसरी प्लेन है बेटा। बोलो भाई, किसको किसको ये बात समझ में आ गई है? हेलो, नहीं आया? दोबारा से बनाऊं? सेम कलर बना देता हूँ, इससे आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे बहुत सारी लेयर होंगी बेटा किसके अंदर। किसी मान लीजिए नमक का क्रिस्टल लिया तो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, सब लेयर के अपने मिरर इंडिसेज भी होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? किसी भी लेयर के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वो क्या है? एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच की दूरी क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जिसका नाम डी है। इसे कल आप लोगों ने क्या कहा था? डी कहा था। इसका नाम है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर, अरे बोलो। और इसमें d इज इक्वल टू, आपने एक फार्मूला पढ़ा था क्या? a अपान अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? पढ़ाया था ना? वेरी गुड, ठीक। अब ध्यान से देखो बच्चों प्लीज। मान लीजिए कि मेरे पास ये पॉइंट है, दैट मैं इस पॉइंट को मान रहा हूं। एक परपेंडिकुलर है बिल्कुल, यहीं पर हमारी रे आकर के टकरा रही है। हमारी जो रे है बेटा, यहीं पे आके टकरा रही, कुछ ऐसे, है ना? तो ये जब रे यहां से टकराती है तो टकराने के बाद फिर क्या होती है बेटा? वापस भी जाती है ना? हेलो, जिस पर्टिकुलर एंगल से आकर के टकराती है उस एंगल का नाम होता है थीटा इंसिडेंट, थीटा आई। इसका नाम होता है थीटा आर, कह सकते हैं ना? हेलो, और ये जो एंगल, ये जो सरफेस इसके बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल का नाम क्या होता है बच्चों? उस एंगल का नाम होता है थीटा, यानी ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। थीटा को क्या बोलते हैं यहाँ पर? ग्लांसिंग एंगल। ध्यान से देखिएगा, थीटा का नाम क्या लिखा हमने? ग्लांसिंग एंगल। तो थीटा क्या हुआ एक्चुअली में? थीटा यानी ग्लांसिंग एंगल, हिंदी में कहते हैं अस्पर्श पृष्ठीकोण, ग्लांसिंग एंगल। ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा आई होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा, अरे बोलो बच्चों, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? इस वाले पॉइंट को कोई नाम दे दीजिए बेटा जी अपने हिसाब से, जो आपको खुशी हो। इसका नाम मैं ओ दे दूं, पॉइंट ओ। क्या एक्सरे एक ही होंगी? नहीं ना, एक्सरे तो बहुत सारी होंगी, और बहुत सारी पैरेलल एक्सरे भी आएंगी। तो इसके एक पैरेलल एक्सरे आ रही थी, लेकिन जब वो जैसे यहाँ पे आती है उसको कोई पार्टिकल नहीं मिलता, ये पूरा खाली है ना, स्पेस क्या है बेटा? खाली है। और स्कैटरिंग यानी डिफ्रैक्शन होने के लिए जरूरी क्या है? किसी से टकराना। तो ध्यान से देखिए, मुझे बस आप लोगों में से कोई एक चीज बताए कि जो इसके बिल्कुल पैरेलल रे आ रही है, ठीक है, दैट इज यहाँ टकरा रही है। वो कहाँ पे? यहाँ पे। इसके उसमें फर्क क्या है आपकी नजरों में? अगर मान लीजिए कि आप इंसान होते, रे ना होता, ये इंसान होता, तो क्या फर्क हो रहा है इसमें और उसमें? ये यहाँ पे आकर के स्कैटर्ड हो गई, और ये यहाँ पे आकर के स्कैटर्ड हो गई, ऐसे नीचे भी आएंगी। तो आप कहोगे सर इस वाली रे को ना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करना पड़ता है। इसका पाथ जब ये यहाँ पे पहुंच के स्कैटर्ड हो गई थी तब ये यहाँ पहुंची थी,
तो अगर आप इसका एक्स्ट्रा पाथ को निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा आपको, यहां से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर को बढ़ा देते हैं। इस ये जो नीली वाली लाइन है, ठीक है बेटा, इसको मैं नाम दे देता हूं बी। तो ओ बी आपके नजरों में कितना होगा? क्या ओ बी डी के बराबर होगा, नहीं होगा? हेलो, ठीक है। इस ओ से इस इंसिडेंट जो रे है दूसरी वाली, इस पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, ठीक है। इस पर एक मैं सीधा सीधा परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, बिल्कुल ऐसा एक परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री पर, याद रखिएगा, ठीक है। और मैथ के बेसिक रूल भी आप रिकॉल कर सकते हैं। ध्यान से देखो बेटा, एक परपेंडिकुलर मैं यहां पर भी ड्रा करता हूं। जरा बताओगे आप लोग, इन दोनों में अगर ये वाली एंगल थीटा है तो ये वाली एंगल कितनी होगी? ये एंगल कितनी होगी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसका भी नाम थीटा होगा, तो बगल वाली भी तो थीटा ही होगी बेटा। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसको थीटा मानने में? इस पॉइंट को मैं ए मानता हूं और इस पॉइंट को क्या मानता हूं बेटा? बी। ठीक है, आप इसे वर्ड में भी लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर एक्सरे। क्या? अच्छा 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 अच्छा, इस वाले बी को हटा दो ना, थोड़ा क्रम से, इसको सी मान लो। तो मुझे बस इतना बताओ, पाथ डिफरेंस क्या है हियर? पाथ डिफरेंस कितना बेटा, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है? पाथ डिफरेंस। तो आप बोलोगे सर, ये जो रे है ना, ये ए बी प्लस बी सी दूरी एक्स्ट्रा तय कर रही है ना, ए बी प्लस बी सी, बोलो बेटा सही है? यहां तक इसके बराबर आ रही है, फिर यहां से बराबर हो जा रही है, इतनी दूरी एक्स्ट्रा है कि नहीं है? ए बी प्लस बी सी, बोलो। तो अब मुझे ए बी प्लस बी सी निकालना बच्चों। तो सबसे पहले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर मैं साइन थीटा लगा दूं, क्या लगाऊं बेटा? साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? वेरी गुड। तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पर? ए बी है कि नहीं है? और हाइपोटेनस कितना है? डी। तो क्या यहां से ए बी इक्वल टू क्या आया? डी साइन थीटा। अरे बोलो बच्चों, ए बी इक्वल टू क्या मिला? डी साइन थीटा। सभी इक्वल है? हेलो, क्लियर है ना सबको? कोई क्वेरी हो तो बता दो बेटा, कोई है ना, मैसेज कर सकते हो आप। क्या बेटा थीटा कैसे आया, बताऊं? चलो, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है बेटा। ध्यान से देखो, अगर ये थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना, 90, पूरा 90 है ना? ये पूरी एंगल कितनी है? 90 है। अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी बेटा? 90 माइनस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, और यहां से ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा, तो इसमें क्या जोड़ दें कि पूरा 90 हो जाए? क्या ऐड कर दें? थीटा ना। हेलो, क्लियर है? वेरी गुड। अब बताओ बेटा, इन ट्रायंगल हमने लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है सी ओ बी, या बी ओ सी ले लो, जो भी मर्जी ले लो।
BOC। इस ट्रायंगल में साइन थीटा कितना होगा? BOC में बेटा बोलो, साइन थीटा BC/D हो जाएगा। इसलिए BC क्या मिला? D साइन थीटा। तो मुझे जरा बताओ पाथ डिफरेंस टोटल कितना आया? पाथ डिफरेंस कितना बना? AB प्लस BC इक्वल टू बी D साइन थीटा प्लस D साइन थीटा इक्वल टू बी 2D साइन थीटा। क्या होगा? 2D साइन थीटा। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? बोलो बच्चों। यहाँ तक कोई परेशानी, किसी तरीके का कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ सकता हूँ क्या? जब डिफ्रैक्शन होगा बच्चों, तो डिफ्रैक्शन दो तरीके का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन और एक होता है डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन। कंस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी क्या होती है? बहुत हाई होती है, वो लाइट मतलब दिखाई देती है। डिस्ट्रक्टिव में अंधेरा सा हो जाता है। जस्मीन बेटा अभी मैं इसी के साथ बता दूंगा, ठीक है? इसको कोरिलेट करना उसी के साथ। चलो आगे बढ़ूँ अब। तो डिफ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं बच्चों, है ना? और हेलो, हाँ जी, नहीं एक्सरे बना करके अब एक्सरे डाल रहे हैं ना। एक्चुअली ब्रेग इक्वेशन को पढ़ाने के लिए एक्सरे पढ़ाया गया आपको, एक्सरे की नीड नहीं थी, ठीक है? ओके, तो देखो बच्चों, दो पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साथ ही साथ। पहला है, अभी आप पूछते कि एक्सरे कहाँ से बना, इस नाते मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है? और कंस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा बेटा? पाथ डिफरेंस इक्वल टू बी n टाइम्स ऑफ लेमडा। कितना होना चाहिए बेटा? n टाइम्स ऑफ लेमडा। जो भी एक्सरे का वेवलेंथ होगा उसका n टाइम्स। और n की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पर? फिर n जो आपका होगा या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो इस तरीके से। और इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्डर ऑफ, अरे कुछ बोलो, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो जाए तो बताओ, इसलिए पाथ डिफरेंस आया कितना था अभी? AB प्लस BC इज इक्वल टू n लैम्डा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2D साइन थीटा इज इक्वल टू बी n लैम्डा? यही तो आपका क्या है? ब्रेग इक्वेशन है। यही क्या है बेटा? ब्रेग का इक्वेशन है। इसी को हम बोलते हैं ब्रेग इक्वेशन। अब देखो, अगर आपने डी को सही तरीके से समझा है बच्चों, डी को सही तरीके से समझा है, तो क्या डी इज इक्वल टू कुछ जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हैं? 2 इंटू ए अपान अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ जरा। डी की वैल्यूज कल जो मिलर इंडिसेस पढ़ाया था आज उसी को अप्लाई करेंगे। तो आज मिलर इंडिसेस में तो और भी बहुत सारी चीजें सीखोगे आप। इंटू साइन थीटा इक्वल टू बी एन लेम्डा। तो क्या यहां से मैं आप लोगों को एक चीज पूछूं, ए की वैल्यू क्या होगी? तो आप सिंपली बता दोगे कि सर
ए इक्वल टू हो जाएगा एन लेमडा अपान 2, एन लेमडा अपान 2। बोलो जरा। साइन थीटा भी होगा, बोलो बेटा। और इनटू क्या होगा? होगा ना? ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो जरा। क्लियर है भाई? सिमिलरली अगर डिफ्रेक्शन आपका कैसा हो बेटा, कंस्ट्रक्टिव ना होकर के डिस्ट्रक्टिव हो जाए, जो कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये टिफर में आ सकता है। जो भी पाथ डिफरेंस होगा बेटा, है ना, पाथ डिफरेंस जब आप डिस्ट्रक्टिव पढ़ोगे तब वो एन लेमडा नहीं होगा, क्या होगा? एन लेमडा बाई 2 होगा। क्या होगा बेटा? एन लेमडा बाई 2 होगा। और यहाँ पे जो एन होगा वो ऑड होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7, इस तरीके से, ठीक है। तो जरा बताओ पाथ डिफरेंस कितना था? 2d साइन थीटा इज इक्वल टू भी एन लेमडा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, जरा बताओ। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन बदल जाएगा, 4d साइन थीटा इज इक्वल टू भी एन लेमडा बाई 2। बोलो बेटा जी। कोई कंफ्यूजन, किसी तरीके की प्रॉब्लम कोई? हाँ हाँ हाँ, एन लेमडा, बिल्कुल 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 सही कहा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो 4 होता है, ये वो वाला 2d होता है, ये 4d होता है, बस इतना होता है डिफ्रेक्शन। यही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में मेरे ये आता है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आता है वो ऐसा ही आता है। क्या इतना समझ में आया सबको? हम्म। अगर डिफ्रेक्शन होता, डिफ्रेक्शन हमेशा ऑड पे मिलता है बेटा, ठीक है। हाँ, क्लियर है इतना? आगे बढ़ूं बेटा? देखो बेटा, तो अभी जो मेन कंक्लूजन आया है वो ये आया है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू भी एन लेमडा। ये किसके लिए है? सिंपल जो ब्रेक इक्वेशन हम लोग कहते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वाला। तो कुछ नहीं देगा, यही पढ़ना है। एन की वैल्यू अगर दिया है तब तो आप लिखो, नहीं तो 1 मानोगे बेटा, ठीक है। यहां से मुझे कोई बताए साइन थीटा कितना होगा? क्या साइन थीटा की कोई वैल्यू आएगी? बिल्कुल आएगी, एन लेमडा बाई 2d होगा बेटा, ठीक है, होगा ना? ठीक बात है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपान 4 इंटू डी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और डी की वैल्यूज को मैं ऐसे लिख दूं क्या? ए स्क्वायर, यहाँ लिख दूं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो बेटा, एच के एल हर एक प्लेन के लिए अलग अलग होता है, तो हर एक प्लेन की ग्लेंसिंग एंगल अलग अलग होगी। तो अगर मैं थीटा निकाल लूँ ब्रेक इक्वेशन से, तो थीटा से मुझे एच थीटा निकाल लूँ, डी मुझे पता हो मान लीजिए वहां पर, और वेवलेंथ मैं ही डाल रहा हूँ, तो लेमडा भी पता होगा। तो क्या मैं उससे एच के एल निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ?
बोलो जरा। ये जो आपके पास ये पढ़ रहे हो बेटा, इसको पूरे को के कहा जाता है। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? के कहते हैं। इसको हम लोग स्टडी में के मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं के। देखो जरा। हेलो। ये जो एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर, इसी को के मानते हैं बेटा, के स्क्वायर सॉरी। तो इसी को हम लिख सकते हैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी के स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां से के स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हेलो। अब एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं बेटा जी, है ना। जो आपका CSIR का पेपर होता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, पूछे भी जाते हैं हम लोगों से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस पूरे को के स्क्वायर कहते हैं, इस पूरे को, ठीक है। इस वाले के से अलग है, इस वाले के से अलग है। इसको डिफरेंट दिखा दूं, कैपिटल दिखा दूं ना? हेलो, ये कांस्टेंट है बेटा और कुछ नहीं, ठीक है। बोलो भाई। ठीक बात। अब क्या है, हम लोगों के जहन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि हम किसी क्रिस्टल के एनालिसिस कैसे करेंगे। तो क्रिस्टल के एनालिसिस करने के बहुत सारे मेथड हैं। उनमें से एक बहुत फेमस मेथड हमारे सिलेबस में दिया गया है, जिसका नाम क्या है? पाउडर मेथड। क्या नाम है बेटा? पाउडर मेथड। ध्यान से सुनिएगा, उस मेथड का नाम क्या है? पाउडर मेथड। क्लियर है इतना? हेलो। उसमें क्या करते हैं, हम क्रिस्टल का पाउडर बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्रिस्टल भी हो तो भी हमारा काम चल जाता है, रिसर्च के लिए ये सारी चीजें होती हैं। और वो जो पाउडर होता है उसको हम एक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल से, सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल समझते हैं, है ना। हेलो। उसके एक ट्यूब के अंदर रख देते हैं। और अगर आपके पास वो नहीं है, यानी सिलिका जेल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, जो बाल हमारा होता है, हेयर, हेयर को तोड़ लेते हैं, मान लो कट कर लिया हेयर बहुत सारा, उसमें गम लगा देते हैं, ठीक है, ग्लू। अब उसके ऊपर पाउडर छिड़क देते हैं। अब एक पाउडर में तो बहुत सारे क्रिस्टल होंगे ना बेटा, छोटे छोटे, बोलो। जब उस पर एक्सरे डालेंगे तो अलग अलग क्रिस्टल अलग अलग डायरेक्शन में उसको क्या करेंगी? डिफ्रेक्ट करेंगी। और उनके एंगल थीटा को निकालेंगे, ठीक है। किसको निकालेंगे बेटा? थीटा को निकालेंगे। ये ब्रेक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। डेरिवेशन आपको समझ में आ गया है? बोलो। दैट इज, ये है पाउडर मेथड। क्या है बेटा जी? पाउडर मेथड। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये क्या है? पाउडर मेथड। इस पाउडर मेथड में एक एक्सरे की ट्यूब होती है जो सोर्स का काम करती है। यहाँ से एक्सरे निकलती है और इस स्लिट S1 से जब पास होती है तो बहुत ही नैरो बीम बन जाती है। और यहाँ पे हमारा सैंपल कैसा होता है बेटा? पाउडर के फॉर्मेट में। ये एक आपके पास सर्कुलर डिस्क होती है जो घूम सकती है। यहाँ पर क्या हो सकती है? घूम सकती है। जब मैं इसको थीटा डिग्री से घुमाऊंगा ना, यहाँ से बेटा देखो एंगल है ना, ऐसे घुमा सकते हैं ना, पकड़ के घूम जाएगा। हेलो। हेलो। तो जब मैं इसको 1 डिग्री से घुमाऊंगा ना यहाँ से बेटा, तो ये वाला ये वाला 2 डिग्री से घूम जाएगा। अगर ये थीटा से घुमाओगे तो 2 थीटा हो जाता है। इतना समझिएगा बस। ऐसी सेटिंग होती है इसमें। तो यहाँ से इंसिडेंट बीम इस पे गिरती है बहुत सारी, और गिरने के बाद 2 थीटा एंगल से क्या हो रही है बेटा? पास आउट हो रही है। और जब पास आउट होती है तो बहुत सारे पाउडर में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, तो उन सबका एक क्या होता है? पैटर्न मिलता है। क्या मिलता है बेटा? पैटर्न। और पैटर्न कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा। मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पे लगा रखी, स्क्रीन लगा रखी। क्या लगा रखी बेटा? स्क्रीन। तो जब मैं स्क्रीन लगाऊंगा ना बेटा,
तो स्क्रीन में मान लीजिए एक लाइन यहाँ मिली, ऐसे एक सर्कल बनेगा बिल्कुल, दूसरी सर्कल यहाँ बनेगी, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, ठीक है। और इन सर्कल का सेंटर यहीं पर होगा बिल्कुल, ठीक है। तो होता क्या है, हम ये जो आपके पास दो लाइन्स हैं इनके बीच की दूरी को कैपिटल डी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल डी। तो अलग अलग देखिए, ये कैपिटल डी अलग हो गया, D1 हो गया, ये क्या हो गया आपका D2 हो गया, ये क्या हो गया D3 हो गया, है ना। इस तरीके से निकाल लेंगे बेटा। अब क्या होता है, जो सैंपल हमारा होता है, कौन, जो सैंपल हमारा होता है बच्चों, ठीक है और जो आपका इमेज जहां बन रहा है, जो सैंपल आपका होता है, जो इमेज बन रहा है, ये वाला जो इमेज, उनके बीच की दूरी को आर कहते हैं। और थीटा को आर से रिलेट करने का एक फार्मूला है, थीटा जो होता है हमारा वो कैपिटल डी अपॉन 4 टाइम्स ऑफ आर होता है। आर सैंपल से स्क्रीन की दूरी होती है बेटा। तो आर तो आपने रखा है सैंपल, तो आप मेजर कर लोगे। डी ये जो आपके सर्कल बन रहे हैं ना बेटा, इनमें किन्हीं दो सर्कल के बीच की स्पेसिंग होती है एक्चुअली में। तो डी जब निकल जाएगा तो मैं थीटा निकाल सकता हूं, बोलो जरा, हेलो। अगर थीटा मालूम हो तो थीटा को कहां रखेंगे हम लोग, 2d साइन थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन लेमडा अपॉन 2d। क्योंकि एक्सरे आपने यूज किया तो उसका लेमडा आपने यहां से पता है, कौन सा लेमडा डाल लो, कौन सा वेवलेंथ, लेमडा भी पता है, थीटा भी पता है, तो डी निकलेगा नहीं निकलेगा, हेलो। और अगर मुझे डी पता लग जाए बेटा, मतलब डी कैलकुलेट कर ले जाएं, तो मैं ये बता सकता हूं कि वो क्रिस्टल मेरा कैसा है, SCC है, BCC है या FCC है या DCC है। क्यों? क्योंकि डी पता होगा तो HKL पता लग जाएगा, और सबके लिए HKL क्या होगा, अलग अलग होगा। नहीं समझ में आया, हेलो। अभी तो आपने कहा कि सर जो साइन स्क्वायर थीटा होता है ना बेटा, वो क्या होता, कैपिटल के स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर मैं आपको थीटा दे दूं बेटा, और कैपिटल के की वैल्यू क्या आई थी बेटा, एन स्क्वायर लेमडा स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आई थी, नहीं आई थी, बोलो बेटा, हेलो। तो अगर के स्क्वायर मालूम हो, थीटा मालूम, तो एच के एल की वैल्यू सेट हो सकती नहीं हो सकती, यहां से बोल दो। जैसे मान लो बेटा, ये 180 डिग्री पे यहाँ पे था ना, ऐसे रहा होगा, बोलो। तो मान लो ये x डिग्री है उस टाइम, जैसे 180 से 181 करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आप समझ में आया? हाँ हाँ, ऐसे होता है, देखो ये ऐसे प्लेट रखी होती है, ठीक है। और जब इसको हम घुमाते हैं तो इंसिडेंट एंगल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जो स्कैटर्ड एंगल होती है XRD मशीन की, ठीक है। हेलो। बाकी सारी चीजें आप तब सीखेंगे जब आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे से, यानी जब आप PhD करेंगे तब। देखो भैया, ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको समझा दिया है कैसे कैसे काम करता है सारा कुछ, ठीक बात है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, बोलो बेटा जी। क्लियर है ना? अब मैं आपको कुछ चीजें सिखाने जा रहा हूँ बेटा अलग सा, और फिर ये पोर्शन हमारा बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। एक होता है बेटा एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। क्या? एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग क्या, एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ओके, पहले स्कैटरिंग बताए समझा दूं आप लोगों को क्या होता है।
स्कैटरिंग फैक्टर आप लोगों को समझाना है, फिर मैं एक एक चीज आपको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। देखो बच्चों, जब एक्सरे किसी आइटम के ऊपर टकराएगी तो तीन बातें होंगी ना, क्योंकि एक्सरे बहुत छोटी है तो इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगी ना, क्यों? ओके, एटम की सरफेस से भी टकराएंगी और जो क्रिस्टल होगा उससे भी टकराएंगी, मतलब तीन तरीके के हम कह सकते हैं स्कैटरिंग के चांसेज, ठीक है। तो एक होता है बेटा एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, एक होता है आयनिक स्कैटरिंग फैक्टर, और एक होता है मैग्नेटिक स्कैटरिंग फैक्टर। इन तीनों में अगर हम ये जानना चाहें कि कौन सी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हम उसको प्लस माइनस से भी निकाल सकते हैं कि कौन सी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी कौन सी कम होगी। अभी हम आगे उस सब चीज़ों को सीखने वाले हैं बच्चों। जनरली अनायन की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, फिर एटम की और फिर प्लस की। ये सब फार्मूले भी मैं याद कराने वाला हूँ। स्कैटरिंग का मतलब सिंपल क्या होता है, जब भी कोई मटेरियल से कोई रे टकराता है तो रे उसे क्या करता है, किसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी को बोलते हैं स्कैटर्ड रे। तो इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो एटॉमिक स्कैटरिंग पढ़नी है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एटॉमिक स्कैटरिंग। चलो ध्यान से देखो क्या होता है, ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एन एटम, ठीक है। क्या होता है बेटा, किसके बराबर होता है, इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल एफ से। तो ये होता है एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन, एम्पलीट्यूड तो समझते हैं ना, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन, ठीक है, स्कैटर्ड बाय सिंगल एटम, एक सिंगल एटम के द्वारा बेटा, है ना, स्कैटर्ड बाय एन एटम कह सकते हो, डिवाइड बाय सेम चीज, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन, ठीक है बेटा, नीचे भी सेम चीज रहेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ठीक है, या फ्रॉम ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। हेलो, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन से जो एक्सरे स्कैटर्ड हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, और एक एटम से जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है बेटा, स्मॉल एफ कहलाता है। समझ में आ गया इतना? सिमिलरली एक होता है एटॉमिक स्कैटरिंग, क्लियर है सबको? एक होता है बच्चों टोटल स्कैटरिंग, तो हमें पता है कि टोटल स्कैटरिंग यूनिट सेल का होगा, इसे एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक टोटल स्कैटरिंग, टोटल स्कैटरिंग फैक्टर, इसको हम कैपिटल एफ से लिखने वाले हैं। जरा बताओ इसमें सेम चीज क्या हो जाएगी बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय यूनिट सेल, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय कंप्लीट यूनिट सेल, और नीचे सेम चीज है जो यहां पर है, क्या है, एम्पलीट्यूड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में एक एटम जो स्कैटर्ड करता है उसका एम्पलीट्यूड, और पूरा यूनिट सेल जो स्कैटर्ड करता है उसके एम्पलीट्यूड, इसको कैपिटल एफ इसको स्मॉल एफ कहते हैं। यहां तक की बात सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों।
हेलो, अब एक टर्म है इसमें छोटा सा, उसका नाम है स्ट्रक्चर फैक्टर। क्या ये विजिबल होता है रेड कलर या नहीं विजिबल होता है बताओ? रेड से ना लिखूं? जो इसका स्ट्रक्चर फैक्टर होता है उसको हम कैपिटल एस से लिखने वाले हैं बच्चों। और ये होता क्या है हमारा, ये जो दोनों आपने पढ़ा है कैपिटल एफ और स्मॉल एफ, इनका रेशियो होता है बच्चों। ठीक है, किसका रेशियो होता है? कैपिटल एफ क्या है बताओ? टोटल स्कैटरिंग ना, बाई एटॉमिक स्कैटरिंग। एस इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ। एफ तो आपको पता लग गया ना बेटा? तो अगर मैं दोनों को सॉल्व करूँ ना बच्चों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रेडिएशन, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एटम डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय यूनिट सेल, है ना? ये तो आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। बोलो बेटा। एंड इंटेंसिटी जो होता है बच्चों आई, जो हम लोग इंटेंसिटी पढ़ने वाले हैं, इंटेंसिटी ये मेन चीज होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कितने फोटान एक पर्टिकुलर एरिया में गिर रहे हैं, इसको आई लिखते हैं। और जो आई हमारा होता है वो एफ स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड और आई में रिलेशन हमें क्लास 11th में पढ़ाया गया है वेव मैकेनिक्स में। तो अगर कहीं एफ जीरो होगा तो आई जीरो होगा कि नहीं जीरो होगा, जरा बताओ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो अब सिग्निफिकेंस सुनिए इनका, इसका महत्व क्या, क्यों आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको लग रहा होगा क्यों पढ़ाया जा रहा। अभी 2 मिनट के बाद सब कहानी क्लियर। तो इसका जो सिग्निफिकेंस ये है कि अगर एस जीरो हो गया बच्चों, या कह सकते हैं अगर एस जीरो हुआ हमारा तो एफ भी जीरो होगा। इफ एस जीरो हुआ देन कैपिटल एफ भी जीरो ही होगा, है ना? और अगर एफ जीरो हुआ देन आई जीरो हो गया। आई जीरो का मतलब लाइट चली गई, लाइट चली गई मतलब अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या बोलते हैं इसको? फॉरबिडन रिफ्लेक्शन, है ना? क्या बोलते हैं बेटा? फॉरबिडन। क्या बोलोगे आप उसको? फॉरबिडन, फॉरबिडन रिफ्लेक्शन। हेलो, इसको क्या बोलोगे आप लोग? फॉरबिडन रिफ्लेक्शन और मिसिंग। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल बताओ क्या होगा? इफ एस जीरो ना हो देन एफ भी जीरो नहीं होगा, और देन आई भी जीरो नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अलाउड। इसी को सिलेक्शन रूल कहा जाता है ना बेटा? क्या कहते हैं इसको? सिलेक्शन रूल। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल यही है कि केवल वही स्कैटरिंग अलाउड होगी जहां पे एस की वैल्यू क्या हो? नॉन जीरो हो। तो स्ट्रक्चर फैक्टर मस्ट बी नॉन जीरो, यही सिलेक्शन रूल होगा। क्यों बेटा? डिफ्रैक्शन पैटर्न तब मिलेगा जब स्ट्रक्चर फैक्टर क्या हो? नॉन जीरो। जसमीन जी कौन सा पोर्शन रिपीट कर दूं बेटा जी? अभी ब्रेक मेथड, ओके ओके, ठीक कर दूंगा बेटा। कितना समझ में आ जाए मैं भी सारा कर दूंगा एक बार। चलो एक क्वेश्चन कर लें, बोलो बेटा। देखो अभी मैंने जो ब्रेक मेथड आपको समझाया है यही बताया बेटा कि यहाँ से एक्सरे पास होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्लिट से नैरो बीम जाती है और यहाँ पे जो सैंपल होता है पाउडर फेज में होता है।
तो ये पार्टिकल बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर कंसंट्रेटेड होते हैं और जब इन पे हमारी एक्सरे गिरती है तो ये डिफरेंट एंगल बनाते हुए स्कैटर्ड होती है। ये एंगल क्या होगा मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्योंकि मैं इसको मूव करके देख सकता हूँ, ठीक है। ये कहने का मतलब है ये एंगल 2 थीटा होता है। फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें और बताई हैं कि अगर आपके पास यहाँ देखोगे तो यहाँ पे इसका एक इमेज बनेगा बेटा। क्या बनेगा? इमेज। दैट इज यहाँ पर इसका इमेज बनता है जो आपके पास क्रिस्टल होता है उसका स्कैटरिंग पैटर्न। ऐसे सर्कल बनते हैं और ये सर्कल कोसेंट्रिक होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इनके बीच की डिस्टेंस को कैपिटल डी मान लेते हैं। मतलब दो अगर आपके सर्कल बने तो उनके बीच की डिस्टेंस और साथ में थीटा अगर मालूम हो, मतलब थीटा अगर निकालना हो मुझे ग्लांसिंग एंगल, और इस स्क्रीन से इसके बीच की दूरी को स्मॉल आर कहते हैं। तो डी अपान 4r से थीटा निकल जाता है। थीटा निकल गया तो एन लेमडा अपान 2d निकलेगा, ठीक है। और लेमडा और ए मालूम हो तो के स्क्वायर पता लग जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो के मालूम है, थीटा मालूम है, तो एच के और एल बता सकता हूँ। और अगर एच के और एल बता ले जाऊँ तो मैं बता सकता हूँ कि कौन सा प्लेन हमारे पास है। प्लेन मतलब कि हम ये भी बता सकते हैं कि एससीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है। क्लियर है इतना? अभी तो क्लियर है भाई। सिलेक्शन रूल यही है, S0 नहीं होना चाहिए बस। चलो एक क्वेश्चन है बेटा, कंसीडर ये बीसीसी यूनिट सेल। क्या है हमारे पास? एक बीसीसी यूनिट सेल है। कंसीडर ए, लिख लेते हैं क्वेश्चन, लिखो। ठीक है बेटा, कंसीडर ए बीसीसी यूनिट सेल, ठीक है, with an atom with 4 electron in each. Hello, with an atom with 4 electron in each. एक एटम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मान के चल रहे हैं। and 2 unit as the scattering power of an electron and 2 unit as the scattering power of an electron। ठीक है बेटा, कैलकुलेट करना आपको एफ एफ एस आई, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करो पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कैपिटल एफ बताओ, सेकंड स्मॉल एफ बताओ, थर्ड एस बताओ, ठीक है, फोर्थ आई बताओ, फिर ये बताओ अलाउड है या नहीं। बोलो भाई। तो सबसे पहले तो मैं स्मॉल एफ ही बता दूंगा, चलो कोई भी बता दो। आंसर लिखो। कैपिटल एफ क्या होता है बेटा, जरा कोई बताए। कैपिटल एफ क्या होता है? एसपी ऑफ यूनिट सेल बाई एसपी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है। ये होता है एसपी ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय एसपी ऑफ, या एसएफ कह सकते हैं, एसएफ स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में देख, इलेक्ट्रॉन का कितना लिया? 2 लिया है ना बेटा, कितना लिया है? 2, बोलो। 2 लिया है। एक बीसीसी यूनिट सेल में कितने आइटम होते हैं टोटल? 2 होते। और एक यूनिट सेल में टोटल आइटम कितना? एक यूनिट सेल में जो हमारे पास आइटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं एक आइटम में?
4 और एक इलेक्ट्रॉन का पावर कितना है 2। अरे बोलो तो कितना आ गया कैपिटल एफ 8। ठीक बात है। स्मॉल एफ का फार्मूला क्या था बेटा स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ एटम ना डिवाइड बाय स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नीचे तो सेम आएगा सब समझा देता हूँ ये हेलो ये कैसे आया देखो तो ये कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन का जो पावर है वो 2 है कितना है 2 है हेलो एक इलेक्ट्रॉन का पावर कितना बेटा 2 है एक बीसीसी यूनिट सेल के अंदर कितने आइटम्स होते हैं है ना 2 होते हैं ना बीसीसी में ये तो याद हो गया ना 2 होते हैं तो ये कहते हैं कि एक बीसीसी में 2 आइटम्स और एक आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने 4 हेलो और एक इलेक्ट्रॉन का पावर कितना है 2 नहीं समझे नीचे एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं सिंगल तो उसका पावर 2 होगा ऐसे क्या है स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ एटम डिवाइड बाय स्कैटरिंग फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल एक आइटम का लेना है तो एक आइटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4 और एक इलेक्ट्रॉन का पावर 2 बाई 2 कितना आया ये 4 स्मॉल एफ पता लग गया है तो मुझे बताइए कोई कैपिटल एस क्या होता है कैपिटल एफ अपान स्मॉल एफ होता नहीं होता बोलो बच्चों तो क्या आएगा 8/4 2 आया ठीक है अगर एस मालूम हो तो आई निकाल सकते हैं ना आई क्या था कैपिटल एफ स्क्वायर था तो कितना हो जाएगा 64 तो क्या ये अलाउड होगा या नहीं होगा वेरी गुड अच्छा बताओ अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं बेटा एस कितना आ गया मेरा 2 आया है ना ठीक है अगर मैं एफसीसी यूनिट सेल ले लूं क्या ले लूं बेटा एफसीसी यूनिट सेल ले लूं तो क्या हो जाएगा हाँ उनकी वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएगी ठीक है सबके लिए वैल्यूज क्या हो जाती है चेंज हो जाती है हेलो कहाँ पर अरे अरे ओह अच्छा 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 अच्छा। देखो इधर मैंने जब फार्मूला लिखा था यहाँ पे दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय एटम इसका मतलब हो गया स्कैटरिंग पावर ऑफ एटम हेलो स्कैटरिंग पावर लिख दो सही करो आप थोड़ा सा मिस हुआ है यहाँ पे स्कैटरिंग पावर लिख दो ज़्यादा बेटर होगा ना क्या होगा स्कैटरिंग पावर एटम का जो स्कैटरिंग पावर होगा उसके एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा ना हेलो तो स्कैटरिंग पावर ठीक है बेटा एम्पलीट्यूड का मतलब कितना स्कैटर्ड हो रहा है उसके पावर से ही तो पता चलेगा अब हम टोटल एस निकाल के बताते हैं टोटल जो एस आएगा हमारा ना उसका एक जनरल फार्मूला है एस को अगर आपको निकालना है किसी के लिए भी तो इसका एक जनरल फार्मूला है वो क्या होता है समेशन होता है सिग्मा जे से स्टार्ट करेंगे हम लोग जे ठीक है जे कोई नंबर हो सकता है क्वांटम नंबर हो सकता है बच्चों ये होता है ई के पावर 2 पाई आई या ई के पावर 2 पाई आई
ई के पावर 2 पाई, आई तो समझते ही हैं आप लोग, आयोटा, है ना। अब देखो एक्स जे एच प्लस वाई जे के प्लस जेड जे एल, इसे एक्सपेंड कर दोगे तो आपको एस निकल के चला आएगा बेटा। हेलो, अब चलो, अब मैं एक करके दिखाऊं आप लोगों को, लेकिन सबको करने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं, यूलर थ्योरम थोड़ा सा पढ़ा दूं। कौन सा थ्योरम? यूलर थ्योरम बेटा, ठीक है। यूलर्स का थ्योरम है मैथमेटिक्स का, इसे आप याद कर लीजिए अगर आप मैथमेटिक्स ग्राउंड के नहीं है तो। यूलर्स थ्योरम ट्रिगोनोमेट्री में मिलता था, ये 12th में भी था और बीएससी में, जनरली बीएससी में ज़्यादा है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैथ आपने पढ़ी है तो आपको मिलेगा, क्वांटम में भी यूज होगा बेटा, ठीक है। ये कहते हैं अगर ई के पावर कहीं आई थीटा हो, क्या हो? ई के पावर क्या हो बेटा? आई थीटा हो। थीटा कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, 90 60, तो होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या होता है बेटा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ई की पावर आई थीटा की वैल्यू ये होती है। ई के पावर अगर आई पाई हो तो क्या बनेगा जरा बताओ? ई के पावर आई पाई की वैल्यू कितनी बनेगी? cos पाई प्लस आई साइन पाई, और पाई की वैल्यू मतलब 180। ई के पावर आई 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? cos 2 पाई प्लस आई साइन पाई एंड आई साइन 2 पाई। सही है? अच्छा बताओ बेटा, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? cos पाई की वैल्यू नहीं पता? तो देखो बेटा, जब आप cos फंक्शन पढ़ोगे ना, cos cos डिक्रीजिंग फंक्शन होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये बताओ। cos 0 की वैल्यू कितनी होती? 1। तो यहाँ से शुरू होता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ऐसे है ना बेटा। ये 0 की वैल्यू है, ये 90 डिग्री की वैल्यू है बेटा, ये 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं। तो cos पाई की जो वैल्यू है हमारी -1 होती है, कितनी होती है ये आपका, यहाँ पर ये 90, ये होगा पाई की वैल्यू, तो -1 हो गया, और प्लस साइन जो होता है मेरा, साइन है ना, ये हो गया कौन सा वाला? कोस वाला हो गया। और साइन जो होता है उसको रेड पेन से दिखा दूं, साइन ऐसे चलता है, ठीक है। ये कौन सा वाला है? साइन, ठीक है बेटा। तो साइन पाई की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 0 होती है। तो कितना हो गया? -1। ऐसे cos 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, cos 2 पाई की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 1। फिर 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? -1। 4 करोगे तो 1। यानी मैं कह सकता हूं अगर e के पावर बेटा n पाई हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एक बार -1 होगी और एक बार क्या होगी? प्लस -1 होगी when n कैसा हो? when n मेरा क्या हो बेटा? ओड हो। क्या हो? ओड। और n क्या हो? इवन हो। तो मुझे आप लोग बताओ e के पावर 8 पाई की वैल्यू कितनी होगी? बोल दो। वेरी गुड, ठीक है। समझ में आ गया बेटा?
ठीक है बच्चों, क्या 8 क्या है, इवन है ऑड है, तो +1 e के पावर 7 पाई की वैल्यू क्या होगी, अभी आप बता दो। वेरी गुड। चलो अब हम कुछ प्रूव करते हैं बच्चों। FCC यूनिट से ले ले बेटा, FCC। ठीक, और FCC एक छोटा सा यूनिवर्सल बना रहा हूं, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? इससे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, सीधा सीधा फंसता बेटा एग्जाम में, और 4 नंबर आपके फिक्स हो रहे हैं। अगर ये FCC है प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कि एक पार्टिकल हमारा कहाँ होगा, बिल्कुल यहाँ पे कहीं होगा ना। एक पार्टिकल ये ले लूं, एक पार्टिकल कहाँ ले लूं बेटा, किसी एक फेस पे, इन दोनों फेस का एक ही जैसा व्यवहार होगा। एक मैं पीछे वाले फेस को ले लूं बेटा, और एक ऊपर वाले फेस को ले लूं, बोलो जरा, ले सकता हूं ना? तो अगर मैं इसको नंबर देता हूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो आप कहोगे सर 1 वाले का जो पॉइंट आप लोगे ना, 1 वाले का ये 0 0, और ये अब मुझसे नहीं पूछोगी कि कैसे आया, क्योंकि मैंने इस पे एक पूरा लेक्चर लिया। बोलो जरा, तो 2 का कितना लेंगे बेटा, 2 का बताओ। होगा ना, 2 का कितना हो जाएगा बेटा, 1/2, 0 1/2, तो 2 का हो जाएगा 1/2, 0 1/2। 3 का क्या होगा, 3 का 1/2 1/2 0, ठीक, 1/2 1/2। फोर्थ का क्या होगा, अब तो याद हो गया होगा, 0 1/2, ऐसा मिलेगा, बोलो बेटा, ठीक है ना। चलो अब मुझे क्या निकालना है, ये आपके पास पॉइंट है, अब मुझे एस निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एस, ठीक है। तो एस क्या होता है, टोटल एस, ये होता है 2 पाई ई के पावर 2 पाई आई, बोलो जरा। और एक्स जे होता है ना, एक्स जे, एक्स जे मतलब पहला पॉइंट बताओ, 0 0 है पहला वाला पॉइंट, तो जी पहले वाले के लिए 1 के लिए, तो 0 इंटू एच प्लस 0 इंटू के प्लस 0 इंटू एल, प्लस दूसरे वाले के लिए बताओ जरा, ई क्या होगा, ई इंटू 2 पाई आई, और 1/2 इंटू एच प्लस 0 इंटू, बोल दो भाई, के प्लस 1/2 इंटू एल, होगा नहीं होगा। तीसरे के लिए क्या होगा भाई, ई के पावर, भाई जितने पार्टिकल होंगे उतने से स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, एटॉमिक स्कैटरिंग। तीसरे के लिए बताओ, H/2 लिख दूं, प्लस K/2 प्लस 0। एक और पार्ट है ना, चौथा 2 पाई आई, इसके लिए क्या होगा, 0 प्लस K/2 प्लस L/2। देखो जरा किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, बोलो बेटा।
वेरी गुड। यहां से किसी को 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बनता भाई? 0 ही तो होता है। तो ये e के पावर 0 हुआ नहीं हुआ? e के पावर 0 हो गया, प्लस ये कितना हुआ? e के पावर 2 पाई आई भी रहेगा, सॉरी ठीक, आई सब जगह रहेगा। बोलो 2 पाई क्या बाहर होगा? तो आप बोलोगे हाफ एच प्लस हाफ एल है ना, तो 1/2 बाहर कर लूं? एच प्लस एल हुआ कि नहीं हुआ, जरा बताओ। प्लस ई के पावर, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा समझ लो बेटा जी, तो आपको बहुत सारी टेंशन से दूर हो जाओगे, आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का फिक्स हो जाएगा। यहां से हाफ कॉमन ले लो, क्या होगा? एच प्लस के, यानी अगर एच प्लस एल है फिर एच प्लस के है ना, और फिर अगला के प्लस एल है, सारे आ जाएंगे बेटा। बोलो प्लस ई के पावर 2 पाई आई इंटू 1/2, यहाँ से के प्लस एल होगा नहीं होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ई के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है बेटा। एक्सपोनेंशियल की पावर 0 कितना होता है? 1। तो एस इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। और ये हो गया आपका ई के पावर पाई हो गया ना, एच प्लस एल, 2 से 2 गया, बोलो जरा। आई भी रहेगा, प्लस ई के पावर आई पाई एच प्लस के, प्लस ई के पावर आई पाई के प्लस एल। ये एस की पूरी वैल्यू हमें अभी मिली। देखो किसी को कोई कंफ्यूजन हो छोटा बड़ा? हम्म बोलो बच्चों। ठीक, समझ में आया? ये यहाँ पे एक चीज और देखना, यहाँ आई जरूर रहेगा बेटा, सब जगह आई जरूर रहेगा, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि जो अभी मैं लेके आया हूं उसको दोबारा लिखना हो, तो मुझे बताओ लिख पाओगे? एस इक्वल टू एफ सी सी के लिए क्या आया है? एस, जरा बोलो फटाफट। 1 प्लस ई के पावर 2 पाई, नहीं, ई के पावर पाई आई, एच प्लस एल आया ना, एच प्लस एल के एच प्लस के, वेरी गुड, प्लस ई के पावर पाई आई एच प्लस एल, प्लस ई के पावर पाई आई के प्लस एल, राइट। हम सपोज कर लेते हैं बच्चों, है ना, लेट अस सपोज, मान लेते हैं, लेट अस सपोज ऑल एच के एल आर ऑड, सभी ऑड हो, यानी एच को मान लूं 1, के को मान लूं 3 और एल को मान लूं क्या? 5, ऐसा मान लूं, ऑड मान लूं। अरे बोलो भाई, स्कैटरिंग की कंडीशन अगर एस हमारा 0 नहीं हुआ तो स्कैटरिंग अलाउड होगा ना, उसका कलरफुल इमेज मिलेगा, बोलो। तो अगर एस 0 हो गया तो इमेज, मतलब कि वहां प्लेन था नहीं, अंधेरा था। चलो देखो उधर, तो अगर मैं यहाँ पे रखूं, इसके लिए मैं चेक कर रहा हूं कि अगर सभी को ऑड कर दूं तो अलाउड है कि नहीं है। तो एस कितना आएगा? तो आप बोलोगे एस इक्वल टू आएगा सर 1 आएगा, प्लस ई के पावर पाई आई रहेगा बेटा, ये कितना होगा? एच प्लस के कितना हो जाएगा? 4। हेलो, बोल दो, यहां बताओ कितना होगा? 6। यहां कितना हो जाएगा? 6। एच प्लस एल कितना लिया हमने? एच प्लस एल 6, ओके, प्लस एल 8 ना। हाँ, अच्छा बताओ, ये सारे ऑड वाले हैं या इवन वाले हैं सारे? ऊपर इवन की वैल्यू +1 थी, -1 थी?
तो कितना आया +1 +1 +1 +1, 4 आया कि नहीं आया बेटा? यानी हियर s = 4 यानी नॉन जीरो है ये, यानी कि अलाउड होगा ना। किसको किसको नहीं समझ में आया? आगे सबको? हाँ स्ट्रक्चर फैक्टर है बेटा। अलाउड है कि नहीं ये बताओ। अगर मैं दूसरा केस मानूं बेटा, सारे को इवन मान लूं, ऑल और इवन, 2 2 2 कुछ भी मान लो जो आपका मर्जी, ठीक है। हेलो, तो क्या होगा? केस सेकंड मानूं, ये केस फर्स्ट हो गया। इफ ऑल और इवन, इवन बताओ, h को मान लो 2, अच्छा सबको 2 मान लो, है ना, k को भी 2 मान लो, l को भी 2 मान लो, या इसको 2 इसको 4 इसको 6 मान लो, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो s की वैल्यू क्या आएगी जरा बताओ? 1 प्लस e के पावर कितना आएगा? 4 पाई आई प्लस e के पावर 4 पाई आई प्लस e के पावर कितना आएगा जरा बताओ? टोटल 4 ही आएगा। अलाउड है। तीसरा केस मिक्स मान लो, क्या मिक्स। थर्ड क्या है बेटा? मिक्स हो। मिक्स मतलब कुछ ऑड हो कुछ इवन, कुछ ऑड हो कुछ इवन हो, है ना। तो दो को किसी एक को ऑड मान लो, किसी दो को इवन, कुछ भी कर लो, जो आप बताओ कर लो, ठीक है। मिक्स, सॉरी फिक्स नहीं, मिक्स यार। मिक्स में h को मान लेता हूं बेटा 1, ऑड है। लो, k को मानता हूं 2, l को मानता हूं 3, जरा बताओ ये क्या हो गया? इवन, सॉरी ऑड, ये इवन और ये ऑड। आप इसमें कुछ भी कर लो, चाहे दो को ऑड इवन कर लो, एक को ऑड। जरा बताओ अब इस कितना आएगा? 1 प्लस रहेगा। e के पावर क्या पावर बनेगा बेटा? e की पावर 3। अरे बोलो, e के पावर 3 पाई आई प्लस e के पावर अगले में h प्लस एल, हाँ 4 पाई आई प्लस e के पावर 5 पाई आई। जरा कोई बताए कितना आया? तो बोलोगे 1 तो रहेगा सर, इस वाले की वैल्यू -1 होगी ना। हेलो, फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी? +1, फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1, है ना। तो ये खट जाएंगे ना, जीरो आया नहीं जीरो, मतलब फॉरबिडन। तो इसका मतलब एफसीसी के केस में केवल वही प्लेन एक्सआरडी पैटर्न देंगे जिनके एच के एल की वैल्यू या तो सारे इवन हो या तो सारे ऑड हो। अरे बोलो, नहीं समझ में आया? जस्मिन जी आप बताओ बेटा। तो मैं एक कंक्लूजन लिख दूं बेटा, एक लाइन। फॉर एफसीसी, बेटा अभी एक मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में फ्री होके करूँ, 5 मिनट बाद। अरे उसको आने दो, सेंटर तो आता ही आता, ठीक है। अभी प्रोसेस बाकी है, सेंटर सिटी को डिसाइड हुआ है ना, सेंटर थोड़े आया है। वो तो पहले से फिक्स था, लखनऊ या इलाहाबाद होगा। फॉर एफसीसी देखो बेटा जी, फॉर एफसीसी क्या होगा? अलाउड कब होगा जरा बताओ? व्हेन ऑल एच के एल आइदर इवन और सारे हों,
और फॉरबिडन क्या होगा भाई? कुछ इवन हो कुछ ऑड हो, तो बताओ मुझे क्या 111 अलाउड होगा या नहीं? अरे बोल दो भाई। अलाउड 222 123 फॉरबिडन 666 333 555। आज पीवाई क्यू सॉल्व कर लेना बेटा। आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा प्लेन एफसीसी यूनिट सेल के लिए अलाउड है। इससे भी कुछ आसान है, नहीं समझ में आया? बोलो बच्चों। तो बीसीसी के लिए सॉल्व करूँ या डायरेक्ट लिख दूं? ठीक है, देखो बच्चों, तो अब मैं एक टेबल बना लेता हूँ, उस टेबल को आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है? और वही वाला फॉर्मूला एस वाले में वैल्यूज रखते चले जाइएगा। देखो एससीसी तो बहुत आसान है ना बेटा। एससीसी में क्या होता है? एससीसी के केस में एक ही पॉइंट होता है 000। क्यों? तो एस इक्वल टू भी 0 होता है फॉर ऑल एच के एल, कोई भी वैल्यू दे दो। तो एससीसी में तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। एक एससीसी है, एक एफसीसी है, एक बीसीसी है और एक डीसीसी, यही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है भाई, देखो इतनी चीज, ठीक है। यहाँ है सिलेक्शन रूल और अलाउड। देखो बच्चों, एससीसी के लिए है ना, मुझे एच के एल के वैल्यूज के बारे में पता है। तो ये किसके लिए अलाउड होता है? फॉर एनी एच के एल अलाउड हो जाएगा, चाहे 123 हो, चाहे 11 हो, चाहे अगर एससीसी है तो सब अलाउड, एससीसी में सब अलाउड। अरे बोलो, ठीक है। बीसीसी एफसीसी में कब होगा बेटा? व्हेन ऑल एच के एल आर इवन और ऑल ऑड, तभी होगा ना। और बीसीसी में क्या है बेटा? व्हेन एच प्लस के प्लस एल क्या हो? इवन, इनका सम इवन हो। समझ में आ रही बात? क्या हो? इवन हो। तीनों को जोड़ के इवन आना चाहिए तो अलाउड हो जाएगा। अरे बोलो भाई। हम्म। अब इसमें क्या है, ये डीसीसी एफसीसी को फॉलो करता है। ये कहता आइदर ऑल एच के एल आर इवन, ठीक है, और ऑल ऑड। इफ इवन, अगर मान लो इवन है बेटा, ठीक है, ऑड के लिए इफ इवन, देन एच प्लस के प्लस एल इज डिविजिबल बाई 4। क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 4। समझ में आया? हेलो, किसी को कोई डाउट परेशानी तो नहीं है? हम्म। में क्या? अरे एस जीरो नहीं आता, एस वन प्लस जीरो आता। सॉरी, एस में वन तो पहले रहेगा ना, वन प्लस जीरो होता है, तो वन हमेशा रहेगा, ये बाकी जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो तीन प्लेन लेते हैं बेटा, 100 110 11 200, और इसको लगाइए, तीन प्लेन है।
100 110, ध्यान से देखिए 100 है, 110 है, फिर 111 है, फिर 200 है। एससीसी में बताओ कौन अलाउड होगा इन तीनों में से? वेरी गुड। किसको किसको समझ में नहीं आया? एससीसी में ये भी अलाउड, ये भी अलाउड, ये भी अलाउड, और 200 भी अलाउड। बोलो जरा, एफसीसी में कौन अलाउड होगा? पहला अलाउड होगा क्या? दूसरा? तीसरा? चौथा? नो? अच्छा होगा ना? जीरो किस में आएगा? इवन मानते हैं, जीरो को इवन मानते हैं, जीरो को इवन मानते हैं। ठीक, बीसीसी में बताओ भाई, तीनों का सम अगर इवन है तो होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। डीसीसी में बताओ, तो जो एफसीसी उसी में जाएंगे ना, एफसीसी वाले में जाएंगे। अब एफसीसी में अगर सम क्या हो जाए, 4 से डिविजिबल हो बेटा, लेकिन इवन इवन के लिए, ऑड के लिए नहीं ना, ऑड के लिए तो कोई रूल नहीं है। तो अगर सारे ऑड है तो डीसीसी में क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक और लाइन जोड़ दूं, 222 यहां अलाउड होगा, यहां भी अलाउड होगा, यहां भी, यहां पर नहीं होगा, क्योंकि अगर इवन है तो सबका सम करने के बाद 4 से डिवाइड हो जाता है। किसको किसको नहीं समझ में आया भाई आज का लेक्चर? हाँ बेटा, डीसीसी मतलब 200 का नहीं होगा बेटा, डीसीसी में नहीं होगा। बीसीसी में क्योंकि इनको तीनों को जोड़ो, इवन आ रहा है ना, 2 आ रहा है। बीसीसी कहता है H प्लस के प्लस L इवन आ जाए ना। एफसीसी कहता है या तो तीनों इवन हो या तो तीनों ऑड हो। डीसीसी कहता है या तो तीनों इवन हो या तो तीनों ऑड हो, लेकिन अगर तीनों इवन हो तो उनको जोड़ करके 4 से डिवाइड किया जा सके। ठीक है इतना? हेलो। आज के लेक्चर यहीं पेंड करें भाई? ये वाला कि इसके बाद वाला? ये हेलो। थैंक यू बेटा, समझ में आता है ना? और सुनो, आज जो कुछ भी डाउट होगा ना बेटा, वो कल लास्ट लेक्चर में हम कर लेंगे और असाइनमेंट वाले में कर लेंगे। ठीक है? आप डाउट अपने पास सहेज के रखिएगा, जब कल की क्लास होगी तो पहले बता दीजिए, क्योंकि आज की क्लास बहुत बड़ी क्लास थी, एक क्लास में हो नहीं पाता, इस नाते मैंने ज़्यादा आप लोगों से बात नहीं करी है। ठीक है? क्योंकि अगर शुरू में भी क्वेश्चन करता तो आप लोग डर जाते, लेकिन लास्ट की कंक्लूजन आपको समझ में आ गया ना, मेन तो ये था। ठीक है बेटा? जिसको मैथ नहीं आती बस वही टेबल याद कर ले, है ना बेटा, उससे क्वेश्चन सारे बन जाए। चलो, गुड नाइट बच्चों। बेटा मेन ग्रुप और एसिड बेस का आज हो गया, अब थर्ड चैप्टर का होगा। ठीक है? अभी एक क्लास उसे
डेट कंफर्म नहीं है तो दूसरी एग्जाम पहले से ही पता था कि लखनऊ में होगा या नहीं, ठीक है। आईएएस का पेपर है 29 से कि आपका पेपर हो या नहीं हो। यूपीएससी का पेपर दोनों पेपर एक साथ हो ही नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ है ना। लेकिन फिर भी आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ लगिए। अभी मैं थोड़ी देर में स्कूल दे रहा हूँ क्लास का,